दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमल खुड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे सुविचार माला के साथ। अभी आपने देखी जीने की राह, यहां पथदर्शक सुविचार माला। अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बुलेटिन के हेडलाइंस से। केरल और बिहार के पूर्व राज्यपाल रासू गवई ने नागपुर अस्पताल में ली अंतिम सांस। मुख्यमंत्री समेत सभी ने व्यक्त की दुखद संवेदनाएं। रविवार की दोपहर ग्राम दारापुर में होगा रासू गवई के पार्थिव पर अंतिम संस्कार। राज्य सरकार ने सशर्त हटाया लोकल बॉडी टैक्स। मनपा को प्राप्त हुआ आदेश पत्र। 50 करोड़ से ज्यादा का व्यापार करने वाले व्यापारियों को लागू रहेगा एलबीटी, तो छोटे व्यापारियों को 1 अगस्त से मिलेंगे एलबीटी से मुक्ति। मुंबई से अमरावती लाया गया उन तीनों बच्चों को पुलिस और बच्चों के अभिभावक शनिवार की सुबह पहुंच गए अमरावती। तीनों बच्चे हैं सही सलामत। शहर के विलासनगर मार्केट की एक साथ 4 दुकानें फोड़ी चोरों ने। शहर में चोरियों के सत्र का है भय व्याप्त। पुलिस पर लापरवाह होने का आरोप लगा रहे हैं शहरवासी। शहर में अचानक से बढ़ गई है आपराधिक गतिविधियां। दर्शकों अभी आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस। अभी एक ब्रेक लेते हैं, तब पश्चात देखेंगे खबरें विस्तार से। दर्शकों नमस्कार। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व राज्यपाल तथा रिपाई गवई गुट के राष्ट्रीय नेता रासू गवई इनका शनिवार को नागपुर के श्रीकृष्ण अस्पताल में उपचार दौरान निधन हो गया। 86 वर्षीय रासू गवई विगत माह भर से नागपुर में इलाज ले रहे थे। इसी बीच उन्होंने शनिवार को अस्पताल में अंतिम सांस ली। रविवार को उनके पार्थिव शरीर पर अंतिम संस्कार होंगे। विगत माह भर से नागपुर के श्रीकृष्ण अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल रिपाई के राष्ट्रीय नेता तथा पूर्व राज्यपाल रासू गवई इन्होंने शनिवार की दोपहर 1:15 बजे अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उनके निधन की पुष्टि की। इस खबर से अम्बेडकरी अनुयायियों में शोक लहर फैल गई है तथा सभी समाज वर्गीयों ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्य के मुख्यमंत्री सहित सभी ने पूर्व राज्यपाल रासू गवई इनके निधन पर गहरा शोक जताया है। रासू गवई इनकी पहचान रिपाई के कद्दावर नेता के रूप में थी। उसी बदौलत उन्होंने केरल और बिहार का राज्यपाल पद भी भूषित किया, लेकिन बीमारी ने उन्हें जकड़ लिया और उन्हें इलाज के लिए नागपुर के श्रीकृष्ण अस्पताल में दाखिल कराया गया। वहां उनके हालत में निरंतर चढ़ उतार होता रहा, लेकिन शनिवार की दोपहर उनकी सांसें ही थम गई। रासू गवई इनका पार्थिव नागपुर के दीक्षा भूमि पर अंतिम दर्शनार्थ रखा गया, जहां हजारों नामांकों ने उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके अंतिम दर्शन किए। रासू गवई इनके पार्थिव शरीर पर उनके पैतृक गांव दारापुर में रविवार की दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होगा। सिटी न्यूज चैनल परिवार रासू गवई इनके निधन पर दुखद संवेदनाएं व्यक्त करता है। स्वर्गीय रासू गवई इन्हें सिटी न्यूज चैनल परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री भी नागपुर पहुंचे और उन्होंने रासू गवई इनके पार्थिव शरीर के दर्शन किए तथा कईयों मान्यवरों का उनके दर्शनार्थ आने का सिलसिला नागपुर में भी चलता रहा। रविवार की सुबह रासू गवई इनका पार्थिव शरीर महानगर पहुंचेगा। महानगर से यह पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव दारापुर ले जाया जाएगा, जहां उन पर दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार होंगे। लेकिन वो ऐसे नेता थे कि या लोकसभा बोलो या महाराष्ट्र बोलो, महाराष्ट्र के अंदर जो उन्होंने कार्य किया है, सभापति उपसभापति और सबको मिलजुल के कायदे के वो रखवाले थे। और कायदा कैसा बनाना ये भी उनको मालूम था। जब महाराष्ट्र के अंदर या भारत के अंदर कोई भी ऐसा जातिवादी दंगल अगर हुआ तो
उनका बाएं हाथ का खेल था कि वो सबको शांत करके वो शांति का वातावरण निर्माण करते थे, क्योंकि वो बुद्धों के विचारों पर चलने वाले थे। इसलिए वो रिपब्लिकन पार्टी के वो नेता थे। बाबा साहब जाने के बाद वही नेता थे, क्योंकि आपको मालूम है जब अरुण शहरी ने किताब लिखा तो बीएसपी के 19 खासदार थे और बाकी भी थे, लेकिन उस वक्त वो अरुण शहरी का किताब जिस दादा साहब के हाथ में लगा, जब उन्होंने पढ़ा वो किताब फाड़ के उन्होंने आंख पर फेंक दिया और जब माफी मांगने को लगे तो दादा साहब ने बताया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी तुमको मांगना पड़ेगा। ऐसे ये लोकसभा संसद थे। आज तक हमारे आंखों से हमने 40 साल तक दादा साहब के साथ काम किया। जब दिन भरे में 40 सभा हो लेते थे और समाज को जागरूक करते थे। बाबा साहब जाने के बाद कोई ऐसा एक नेता था कि समाज को जागरूक किया, और आज तक उन्होंने ऐसा कोई महाराष्ट्र के अंदर ऐसा कोई हंगामा नहीं होने दिया। आज आपको मालूम है कि ये जो आप लोग सवेरे आप जाते हैं माल टेकड़ी पे, लेकिन बम्बई से तक दिल्ली तक जब से वाद भागा गया तो वो एक ही ऐसे दादा साहब थे कि उन्होंने वो वाद मिटाया और सबको सलोखी की बातचीत की। ऐसे वो हमारे नेता थे। वो जाने के बाद आज हमारा समाज बड़का हो गया है। हमारे आंखों में आंसू भी आते हैं। दादा साहेब गवई अमर रहे, अमर रहे। दादा साहेब गवई अमर रहे, अमर रहे। आंबेडकरी चळवळीतले एक खंदे नेते आज आपल्यामधून निघून गेलेले आहेत। या समाजाची आणि संपूर्ण देशाची अत्यंत अपरिमित हानी झालेली आहे। ही भरून न निघणारी हानी आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या महापरिनिर्वाणानंतर जी पोकळी निर्माण झाली होती ती पोकळी संपूर्णपणे भरून काढण्याचं काम केवळ दादासाहेब गवई यांनीच केलेलं आहे। त्यांची एकच अंतिम इच्छा होती की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा बाबासाहेब आंबेडकरांनी स्थापन केलेला पक्ष आहे, तो संघटित राहावा आणि त्या दृष्टीनं संपूर्ण समाजाची आणि देशाची या पक्षाच्या मार्फत सेवा घ्यावी म्हणून सर्व आंबेडकरी जनतेने आणि आंबेडकरी नेत्यांनी दादासाहेबांच्या निधनानंतर सर्वांनी एकत्रित होऊन हा पक्ष बलशाली करावा आणि समाजाला देशाला न्याय द्यावा, हीच खरी त्यांना अंतिम श्रद्धांजली ठरेल। दादासाहेब गवई अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आणि त्याच्यानंतर खंते नेते दादासाहेब गवई आज रिपब्लिकन पार्टीचे ऑल इंडियाचे अध्यक्ष राहून गेले। त्याचप्रमाणे आज राष्ट्रीयचे अध्यक्ष होते। त्या याचे आणि दादासाहेब गवईंचं इतकं मोठं कार्य होतं का ते ऑल इंडियात दादासाहेब गवई म्हटलं का सर्व दणाणायचे, कारण का दादासाहेबांचं कार्यच एवढं मोठं होतं। सर्व समाजाला समानतेनं घेऊन चालायचे आणि गरिबांच्या इकडे जास्तीत जास्त त्यांचं लक्ष होतं आणि जनतेला सर्वांना असे आम्हालाही कार्य करताना नेहमी त्यांची शिकवण होती। सर्वांना सर्व जाती धर्माचे कोणचे असो त्यांना समानतेनं वागणूक देणे हे त्यांचं नेहमी आम्हाला शिकवण होती। त्याचप्रमाणे दादासाहेबांनी इतके मोठे कामं केले का गरिबांना पाण्याचा सुद्धा सत्याग्रह केलेले आहेत आणि भूमिहीनाचे सुद्धा सत्याग्रह केलेले आहेत आणि अमरावतीपासून तर दिल्लीपर्यंत फार मोठे मोठे मोर्चे नेले आहेत। दादासाहेब आपल्या पक्षातून निघून गेले आणि गवई घराण्यावर अतिशय या दुःखाचा डोंगर कोसळला आणि मी माझी श्रद्धांजली पूर्ण करते। रिपाई चळवळीच्या दृष्टीनं, दलित चळवळीच्या दृष्टीनं दादासाहेबांचं असलेलं महत्त्व या ठिकाणी तुम्हाला पूर्ण विदर्भात, महाराष्ट्रात जागोजागी दिसून येईल। परंतु मला जर विचाराल, मी दारापूर दादासाहेबांचं जन्मगाव, दादासाहेबांच्या जन्मगावच्याच बाजूचा आसरा इथली आणि काँग्रेस नगरला सुद्धा मी दादासाहेबांच्याच बाजूला माझा सुद्धा घर आहे। अत्यंत माझे वडील त्यांचे अत्यंत जवळचे मित्र होते। त्याचबरोबर राजकीय चळवळीत मी जरी काँग्रेस पक्षाचा असलो तरी नेहमी दादासाहेबला धरून होतो। विधिमंडळ असो, महाराष्ट्राचं विधिमंडळ असो की संसदेत असो, दादासाहेबांचा आवाज हा एक वेगळा आवाज होता। दीन दलित गोरगरीब जनतेचा आवाज म्हणजे दादासाहेबांचा आवाज होता। मगाशीच आमच्या ज्येष्ठ भगिनी ज्या बोलल्या, जेव्हा जेव्हा घटनेला धक्का लावण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा या देशात जर आवाज पहिला कोण उठवला असेल तर तो दादासाहेब गवईंनीच उठवला।
मी या ठिकाणी एवढंच सांगू इच्छितो की दादासाहेबांचं या महाराष्ट्रासाठी फार मोठं योगदान आहे. या महाराष्ट्रातील बंधुभाव आणि जातीय सलोखा एक राखण्यात आणि अमरावतीकर तर आम्ही त्यांचे उपकार कधी विसरू शकत नाही. अमरावती शहर असो, अमरावती जिल्हा असो, प्रत्येक मोठ्या दळणघडणीत स्वातंत्र्य 47-50 सालापासून त्यांच्या विद्यार्थी दशेपासून आजपर्यंत दादासाहेबांचा सिंहाचा वाटा होता. मला आजही आठवते दादासाहेब बिहारचे राज्यपाल झाले असताना नेहरू मैदानावर त्यांचा जो मोठा सत्कार झाला होता, त्या सत्कारात जे काही चित्र होतं ते दादासाहेबांच्या जीवनाचं गमक होतं. आणि मी या ठिकाणी एवढंच सांगतो, ही अमरावती जिल्ह्याला नाही, विदर्भाला नाही, राज्यालाच नाही तर दलित चळवळीच्या दृष्टीनं अत्यंत देशाला झालेली मोठी हानी आहे. आणि आपलं नुकसान, आम्ही इथं उपस्थित असणारे असो, जिल्ह्यातली मंडळी असो, आमचं नुकसान तर कधीही भरून येणार नाही, एवढंच या प्रसंगी सांगतो. एका ब्राह्मण शाळेमध्ये मी इंग्लिश टीचर होतो हायस्कूलला. मला तिथून काढलं. दादासाहेबांना माहीत झालं. त्यांनी तिथल्या पंचायत समितीच्या सभापतींना बोलावलं. म्हणे का हो सभापती अग्रवाल, माझा एक माणूस तुमच्या एवढ्या मोठ्या संस्थेत फसला नाही, तुम्हाला असं वाटतं काय म्हणे की या रासुगवी त्याला खाली राहू दे, मी त्याला उद्याच घेऊन जातो म्हणे. त्या दरम्यान मी एक शेत घेतलं होतं पराठी उपटण्यासाठी. विचार केला पती पत्नींनी की काय करायचं. तेवढ्यात दादासाहेबांचे रात्री 3 फोन आले. यवतमाळ जिल्हा परिषद, नेर पंचायत समिती, दारवा पंचायत समिती, आणि मला सामान घेऊन बोलावलं साहेबांनी. तेव्हापासून साहेबांच्या सेवेत मी 28 वर्ष राहिलो. कधी कधी त्यांचा बॉडीगार्ड म्हणून मला सौभाग्य लागलं, कधी पीए म्हणून मला सौभाग्य लागलं, कधी त्यांच्या प्रेस चालवण्याचंही मला सौभाग्य लागलं. अनेक मला संधी दिली त्यांनी संसदेपर्यंत जाण्याची, मार्शल म्हणूनही. पण त्यांची शिफारस माझ्या वयामुळे कमी पडली, एज बार झाल्यामुळं. मी काय काय वर्णन करू माझ्या बापाचं. माझा अन्नदाता गेला, माझ्या कुटुंबाचा पोशिंदा गेला, मला शब्द कमी पडतात. मी जे अमरावतीमध्ये जगतो आहे, अमरावतीमध्ये मला जो सन्मान मिळतो आहे तो माझ्या या बापाचा, माझ्या दादासाहेबांच्या मुळे मिळालेला आहे. खूप शब्द बोलण्यासारखे आहेत, मला शब्द कमी पडतात, एवढंच बोलतो आणि माझ्या नेत्याला मी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करतो. जय भीम. पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र के नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र से लाखों के पोकलैंड स्पेयर पार्ट चुराकर भागे चोर पुलिस के हाथ लग गए. पुलिस के एक दल ने नासिक में जाकर इन चोरों को धर दबोचा है और उनसे चोरी का 14 लाख रुपयों का माल भी रिकवर कर लिया है. वहीं से इस आरोपी की गिरफ्तारी नांदगांवपेट पुलिस के दस्ते ने की है. 24 घंटों के भीतर आरोपियों तक पुलिस पहुंच गई. राज्य सरकार ने एलबीटी मुक्ति की मांग कर रहे व्यापारियों को दिलासा देने वाली अधिसूचना जारी की है. एलबीटी को पूरी तरह से खत्म तो नहीं किया गया है, लेकिन जिन व्यापारियों का व्यापार सालाना 50 करोड़ से कम है, ऐसे व्यापारियों को एलबीटी नहीं भरना पड़ेगा. 50 करोड़ से ज्यादा का सालाना व्यापार करने वाले व्यापारियों को मात्र एलबीटी लागू रहेगा. 1 अगस्त से यह अधिसूचना राज्य भर में लागू हो जाएंगी. उक्त अध्यादेश भी सभी मनपाओं में पहुंच चुका है. विगत कुछ महीनों पहले सत्ता में आए राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पहले राज्य में लागू एलबीटी को हटाने की घोषणा की थी. उस घोषणा पर अमल करते एक अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी की है. सभी मनपाओं में यह अधिसूचना और अध्यादेश पत्र भी पहुंच गया है. सरकार ने इस अधिसूचना से लोकल बॉडी टैक्स को पूरी तरह से हटाया तो नहीं, लेकिन स्थानिक संस्था कर वसूली में ढील जरूर दे दी है. इसी ढील का फायदा है एलबीटी से मुक्ति. एलबीटी हटाने को लेकर जारी हुए अधिसूचना अनुसार जिन व्यापारियों का सालाना व्यापार 50 करोड़ के ऊपर है, ऐसे व्यापारियों पर एलबीटी लागू ही रहेगा. लेकिन जिन व्यापारियों का सालाना व्यापार 50 करोड़ से कम है, ऐसे व्यापारियों को आगामी 1 अगस्त से एलबीटी से मुक्ति दे दी गई है. अमरावती ड वर्ग मनपा क्षेत्र में है, इसलिए अमरावती के व्यापारियों को इस अध्यादेश से फायदा होगा, क्योंकि शहर में 90% से ज्यादा व्यापारियों का व्यापार सालाना 50 करोड़ से कम है, जिससे छोटे व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ रही है. एलबीटी मुक्ति की मांग 3 साल से लगातार होती रही. इस पर भारी सियासत भी होती रही. एलबीटी को लूटो बैठो टैक्स तक कहा गया और अब जाकर एलबीटी मुक्ति की अधिसूचना जारी हुई है, वह भी सालाना 50 करोड़ के व्यवसाय के शर्तों के साथ, जिससे व्यापारियों में कहीं खुशी कहीं गम और शहर के व्यापारियों में ज्यादा खुशी थोड़ा गम वाला माहौल बना है.
शहर के यूनिक स्कूल के 3 छात्र स्कूल जाने की जगह मुंबई चले गए थे। उन्हें सही सलामत अमरावती लाया गया है। ये तीनों बच्चे मुंबई में हाजी अली दरगाह के पास मिले। अमरावती पुलिस और इन बच्चों के अभिभावक इन बच्चों को लेकर शनिवार को ही शहर में लौट आए। पुलिस इन बच्चों से पूछताछ कर रही है। शहर के यूनिक स्कूल में पढ़ने वाले 3 बच्चे बुधवार की सुबह स्कूल जाने निकले, लेकिन ये बच्चे स्कूल पहुंचे ही नहीं। स्कूल का समय खत्म हो गया, रात हो गई, लेकिन जब बच्चे घर नहीं लौटे तो उनके अभिभावक व्याकुल हो उठे। पुलिस में शिकायतें दी गई, स्कूल स्टाफ से पूछा गया, शहर में खोजबीन शुरू हुई, लेकिन बच्चों का कोई पता तब नहीं चल पाया। बुधवार की रात इन अभिभावकों ने जैसे तैसे गुजारी, तभी एक फोन आया और सभी ने उस कॉल को ट्रेस कर बच्चों का पता लगाया तो पता चला कि यह बच्चे मुंबई में हाजी अली दरगाह के पास है। फौरन पुलिस हरकत में आई और जिस कॉइन बॉक्स से कॉल आया था उसी की मदद से इन बच्चों को मुंबई के ताड़देव पुलिस थाने लाया गया। पुलिस ने भी हबीबनगर निवासी सैयद अफजर, सैयद सलीम, जाकिर कॉलोनी निवासी उमर अमीन मेमन कॉलोनी निवासी गुलाम हुसैन कौसर, इन 3 बच्चों के पहचान की पुष्टि की, जिसके बाद इन बच्चों के अभिभावकों के साथ पुलिस अमरावती से मुंबई गई और इन बच्चों को मुंबई से अमरावती लाया गया। अपने बच्चे वापस लौटे देख उनके अभिभावक बच्चों से बिलख पड़े। यह तीनों बच्चे जो उम्र में अभी बहुत छोटे हैं, वे अमरावती से मुंबई कैसे पहुंचे, यह कमाल की बात है। मैं सैयद अफजर का बोल रहा हूँ। ये बुध के दिन से लापता था। कल पता चला कि बॉम्बे में है। आज सुबह मैंने उसको लेकर आया तारदेव पुलिस स्टेशन के अंदर। वहाँ के लोगों ने बच्चों को पकड़ के बाहर गाँव से आए पूछकर वो बच्चों को तारदेव पुलिस स्टेशन के अंदर जमा किए। वहाँ से मुझे अच्छा लगा, इसलिए हमारे बच्चे आ गए थे। कब से गए हुए थे? बुध की सुबह 11 बजे से। आज लाया हम 3:30 जुम्मे को रात को आए 3:30 बजे। और छोकरे का नाम उमर है। कब कैसा लग रहा है आपका आए बात? अच्छा लग रहा भाई। नहीं तो जान में जान नहीं थी हमारी। 3-4 दिन से तो खाया नहीं था हमने। प्राथमिक जानकारी में यह पता चला है कि रमजान ईद की ईदी इन बच्चों ने जमा की और मौज का प्लान बनाया। स्कूल जाने सुबह घर से निकले ये तीनों बच्चे स्कूल ना जाकर वडाली गार्डन में घूमने चले गए। वहां घूम फिर कर वे सीधे वहां से अमरावती रेल स्थानक पहुंचे और मुंबई सैर करने की इच्छा से ट्रेन में सवार होकर मुंबई एक्सप्रेस से मुंबई पहुंच गए। मुंबई पहुंचकर इन बच्चों में से एक ने वहीं के हाजी अली दरगाह के पास वाले कॉइन बॉक्स से अपने परिजनों को फोन लगाया और इन बच्चों का पता चल पाया। यह कहानी ऐसी ही है या और कुछ, इसकी भी जांच पुलिस करने में जुटी है। मध्य प्रदेश में 15 लाख की साहसी डकैती कर फरार हुए 2 आरोपी डकैत अमरावती के गोंड बाबा मंदिर से पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूसों के साथ पकड़े गए। मध्य प्रदेश पुलिस ने राजापेट पुलिस की मदद से इन डकैतों को पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूसों समेत धर दबोचा। मध्य प्रदेश पुलिस इन आरोपियों को लेकर शहर से रवाना भी हो चुकी है। इन डकैतों ने बंदूक की नोक पर इंदौर के व्यापारी को 15 लाख से लूटा था। ये लुटेरे अब दबोचे जा चुके हैं। शहर में आए दिन बढ़ती जा रही चोरी की वारदातों से शहर वासियों में भय व्याप्त है। पुलिस के तमाम इंतजामों की और पुलिसिया दक्षता के दावों की पोल शहर में आए दिन खुलने लगी है। गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के विलासनगर में तो विगत रात चोरों ने एक साथ 4 दुकानें फोड़कर चोरी के संगीन वारदात को अंजाम दिया। होलसेल किराना और फर्टिलाइजर की कुल 4 दुकानें एक साथ फोड़ी और चोरी के वारदात को बेखौफ रूप से अंजाम दिया गया। पुलिस ने मौका वारदात का पंचनामा कर आगे की जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन इन चोरों का कोई सुराग अब तक पुलिस को नहीं लगा है। कितनी दुकानें फूटी हैं यहाँ पे? यहाँ पे 4 दुकानें। अंदाजन कितना नुकसान हुआ होगा 4 दुकान का? 4 दुकानों को 1 लाख रुपए करीब नुकसान। और एक साइड से झुका हुआ पूरा ऊपर किया होगा। अच्छा, तो फिर पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेंट की हमने। अंदाजन कितना नुकसान हुआ होगा? अंदाजा समझो 5-6 हज़ार रुपए का नुकसान।
हमेशा किसी न किसी विवादों के सुर्खियों में रहने वाले पीडीएमसी अस्पताल के लापरवाही का और एक पुख्ता सबूत शनिवार को मिल गया, जहां पीडीएमसी की सीढ़ियों पर ही एक प्रसूता की डिलीवरी हो गई। जिस गर्भवती की डिलीवरी पीडीएमसी अस्पताल के बरामदे में हुई, वह गर्भवती विगत गुरुवार को ही पीडीएमसी में दाखिल हुई थी। लेकिन यहाँ की लापरवाह व्यवस्था देखो कि 3 दिन पहले प्रसूति के लिए दाखिल इस महिला की डिलीवरी पीडीएमसी के सीढ़ियों पर ही हो गई। पीडीएमसी प्रबंधन ने यह मामला दबाने का भरपूर प्रयास किया। यही प्रयास अगर यह प्रबंधन अपने अस्पताल को सुधारने में करे तो बेहतर होगा। यह सीख भी कईयों ने शनिवार को पीडीएमसी अस्पताल के घोर लापरवाही की निंदा करते दी है। उधर पीडीएमसी अस्पताल का व्यवस्थापन मामला दबाने में ही व्यस्त था। त्यांनी म्हणजे म्हणाले मला मराठी सांगा आता त्यांनी ते म्हणे बाबा भूमन आलते भूमने बाबा गुरुदेव किती इमा आहे मग 10 जो टेमा म्हणे थांबवतो मी गोळी घेऊन आलो म्हणे औषध घेऊन आलो म्हणे पडलो मी भूमने त्यांना वापस गेले ते आणि मी त्यांना म्हणत होतो का बाबा 4 दिवसापासून मुलगी हे आहे पोटामध्ये त्रास होऊन आली पडलो त्रास होणार त्यांना पण त्यांना लक्ष काहीच दिलं नाही आहे माझ्या मुलीवर खाली पण डिलिव्हरी झाली माझ्या मुलीची। शहर के यातायात को सुचारू रखने पुलिस और यातायात महकमा नियमों के घूंट वाहन चालकों को पिला रहा है। स्पेशल ड्राइव मुहिम यातायात महकमा शहर में चला रहा है, जिसके तहत यातायात नियम तोड़ने वाले वाहन चालक यातायात महकमे के रडार पर है। रविवार 26 जुलाई को जागतिक हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर हेपेटाइटिस की जनजागृति करने विशेष निःशुल्क व्याख्यान का आयोजन संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में किया गया है। रविवार की शाम 5 बजे सांस्कृतिक भवन में तज्ञ डॉक्टर अमित कविमंडन और डॉक्टर विकास सिंगल व्याख्यान देंगे। यह कार्यक्रम सभी के लिए निःशुल्क है, सभी इसका लाभ लेवे, यह अपील आयोजकों की है। न्यूज बुलेटिन में अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। मैं हूं अमोल खड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। आइए नजर डालते हैं कुछ अन्य खबरों पर। शनिवार को यातायात पुलिस ने 250 बच्चों का वहन कर रहे 2 बसों को डिटेन कर उनसे 44,000 का जुर्माना वसूला। इन 2 बसों में 250 बच्चों को ठूस कर उन्हें घुमाने ले जाने का होली क्रॉस स्कूल का प्लान था, लेकिन यह प्लान स्कूल पर भारी पड़ गया। 4 पैसे बचाने के चक्कर में 250 बच्चों को 2 बसों में ठूस कर भरने की करतूत शहर के नामचीन होली क्रॉस स्कूल ने शनिवार को कर दिखाई। 250 बच्चों को लेकर जब 2 बसें होली क्रॉस स्कूल से निकली तो देखने वाले भी देखते ही रहे कि इतने बच्चे इन 2 बसों में भरे ही कैसे गए। फौरन ये खबर यातायात महकमे को दी गई और यातायात विभाग ने इन दोनों बसों को डिटेन कर क्षमता से दुगुनी सवारियां भरने के चलते इन दोनों बसों से 4400 रुपयों का जुर्माना वसूला गया है तथा स्कूल और शिक्षणाधिकारी कार्यालय को भी यह शिकायत पहुंचा दी गई है। देश भर के सभी राज्यों की जेलों और सभी पुलिस थानों में सीसीटीवी लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश हुए हैं। सुप्रीम ऑर्डर पर महकमे ने काम भी करना शुरू कर दिया है। जेल सुधार और कैदियों के मानवाधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक सुप्रीम ऑर्डर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी जेलों में 1 साल के भीतर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का निर्देश जारी किया है। इसी के साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकारों से भी सभी पुलिस थानों और लॉकअप में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर गंभीरता से विचार करने का हुक्म सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन नहीं हुआ है वहां जल्द ही किया जाए। इसके साथ ही जिन राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग में खाली पद है उन्हें भी 3 माह के भीतर भर दिया जाए। कोर्ट ने देश के हर थाने में कम से कम 2 महिला कांस्टेबल की तैनाती करने का भी ऑर्डर दिया है। साथ ही हुक्म सुनाया है कि सभी जेलों और थानों में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाए।
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल, जिसे आजकल महामंडल भी कहा जाने लगा है, यह महामंडल का दाग धोने की कवायद एसटी महामंडल ने शुरू कर दी है। हवाई अड्डों यानी एयरपोर्ट के तर्ज पर बस पोर्ट बनाने का नियोजन एसटी महामंडल का है। राज्य के सभी बस स्थानकों को एयरपोर्ट जैसा बनाने का नियोजन कर उक्त योजना राज्य परिवहन महामंडल ने बनाई है। राज्य में जहां रास्ता वहां एसटी की व्यवस्था को पूरा करने का दावा करने वाला देश का एकमात्र सार्वजनिक उपक्रम यानी महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल। अब एसटी महामंडल ने राज्य के बस स्थानकों का रंग रूप बदलकर उन्हें एयरपोर्ट की तरह बस पोर्ट दिए जाने की घोषणा की है। राज्य में अभी एसटी महामंडल की 23,000 बसें 17,000 रास्तों पर दौड़ती है। इनमें वो बसें भी शामिल है जो कब की कबाड़ हो चुकी है, जिनके वजह से महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडल को महाराष्ट्र राज्य एसटी महामंडल ऐसा यात्री कहते हैं। इन बसों में हर दिन 70 लाख प्रवासी यात्रा करते हैं। जहां रास्ता वहां एसटी की धारणा पर चलने वाला एसटी महामंडल इस बात की भी कबूली देता है कि हर प्रवासी को अच्छी सेवा का प्रयास तो किया जा रहा है, पर कहीं इसमें कमी भी है। इन कमियों पर एसटी महामंडल के आला अधिकारियों से पूछे जाने पर उनका कहना रहा कि राज्य के कईयों बस स्थानों का चेहरा मोहरा बदलकर उन्हें एयरपोर्ट जैसा लुक दिए जाने के नियोजन पर एसटी महामंडल काम कर रहा है। राज्य के कईयों बस स्थानकों को भी बस पोर्ट का लुक दिए जाने की योजना राज्य में जल्द ही अमल में लाई जाएंगी। बीओटी के आधार पर ऐसे बस पोर्ट न बनाते हुए महामंडल अपने ही बजट के माध्यम से इन कामों को अंजाम देना चाहता है। यह विशेष माना जा रहा है कि परिवहन मंत्री दिवाकर राउती की संकल्पना के आधार पर बनाए जाने वाले बस पोर्ट में ग्रंथालय, साइबर कैफे, बुक स्टॉल, पार्किंग आदि की सुविधाएं दी जाएंगी। शहर के नगर सेवक, स्वच्छता के ठेकेदार, एसआई और आरोग्य अधिकारी सबकी मिलीभगत है, तभी शहर का हाल बेहाल है। यह स्पष्ट, तीखा और संगीन आरोप नागरिकों ने लगाया। नगर सेवक, स्वच्छता ठेकेदार, एसआई और अधिकारी सारे के सारे मिले हैं। सिर्फ दस्तावेजों में ही सफाई है, असल में हालत बड़ी बदतर है। यह खुलासा शहर में खुली आंखों से दिखती तस्वीरों से हो जाता है। लेकिन झूठ पर आधारित हमारे महकमे का दस्तावेजी काम सिर्फ दस्तावेजों पर ही अच्छा होता है, असल में नहीं। प्रत्यक्ष में ये सारे मिल बांटकर एक दूसरे को बचाते रहते हैं और शहर के स्वच्छता की बैंड बजाते रहते हैं। मिसाल के तौर पर इतवारा बाजार के गंदगी और कचरे से लबालब दिखने वाली नालियों की मिसाल ली जा सकती है। 2 दिन पहले ही इतवारा बाजार प्रभाग के एसआई ने और एसआई के काम पर निगरानी रखने वाले आरोग्य अधिकारी जाधव ने बताया था कि इतवारा में स्वच्छता हो चुकी है, वहां की नालियां साफ हो गई है, वहां से रोज कचरा भी उठाया जा रहा है। लेकिन आपको बताते कि अधिकारियों द्वारा दी जा रही यह जानकारियां साफ झूठी है। असल में क्या हालत है यह आप भी देख लो। गुरुवार और शुक्रवार ऐसे 2 दिन यहाँ स्वच्छता हुई, तो फिर शनिवार को भी जैसा हाल 2 दिन पहले था वैसा ही क्यों दिखा, इसका जवाब तक नहीं मिल रहा है। मनपा की वरिष्ठ सदस्य कांचन ग्रेस पुंजे ने भी घटनास्थल से पूछा तो अधिकारियों का जवाब वही रटाया था कि स्वच्छता हो चुकी है। अब बताओ, जब अधिकारी नगर सेवकों से भी झूठ बोलने से नहीं कतराते तो आम आवाम को किस भाषा में जवाब देते होंगे। हमेशा नाले का ऐसे चौक होना, पानी का बहना, नाली से पानी बहता नहीं, नाली के अंदर रोड पर से पानी बहता हमेशा, ये तकलीफ हमेशा की अपने को भुगतना पड़ रहा ना सब लोग। अभी नाले के बारे में नगर सेवकों को बोलो तो नगर सेवक बोलते हमारे एरिया में नहीं। अब हमने किसके पास जाना, किसकी फरमाइश लेके जाना। हमारा भी रमजान महीना चालू था, रमजान महीने में पूरे हमारे नमाज के कपड़े ये नाली के गंदगी की वजह से खराब हुए। कोई सुनने को तैयार नहीं है, न कोई नगर सेवक सुनता न कोई सुनता। इधर की कमेटी में भी 10 बार जाके कंप्लेन रख दो, कोई आता नहीं, कोई देखता नहीं। 1 दिन 2 दिन की आड़ भी अगर नाली साफ हुई ना तो नाली ऐसी गंदगी नहीं रहती। और कई अगर नाली टूट गई बीच बीच में वो भी बनाना पड़ता। ये नाली आज तक की जिंदगी में साफ होके देखी नहीं, ये नाली जिंदगी भर कभी साफ नहीं हुई, ये कंडीशन में आज तक चल रही है। इस सबसे यही साफ हो जाता है कि नगर सेवक, स्वच्छता के ठेकेदार, एसआई और आरोग्य अधिकारी सबकी मिलीभगत है, वरना शहर इतना गंदा, इतना बेनूर कभी नहीं होता। आखिर सिटी न्यूज को ही कड़ी भूमिका इख्तियार करनी पड़ी और जब सिटी न्यूज ने
खड़े सवाल पूछते इन तमाम हालातों का हवाला दिया तो खुद अधिकारी जाधव भी दंग रह गए। अब वे सच में कुछ करते हैं या कुछ नहीं करते, यह सोमवार तक पता चल ही जाएगा। सरकार के भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ रास्ते पर उतरे कांग्रेस ने शहर में शनिवार को किसान पद यात्रा की। किसानों के उपजाऊ जमीन का दुश्मन इस कानून को कांग्रेस ने करार दिया। सरकार का भूमि अधिग्रहण कानून 2014 यह किसानों और किसानों के उपजाऊ जमीन का दुश्मन है, ऐसा कहते शनिवार को कांग्रेस ने सरकार और भूमि अधिग्रहण कानून के विरोध में किसान पद यात्रा की। किसी भी सूरत में भूमि अधिग्रहण कानून 2014 को लागू ही नहीं होने दिया जाएगा, ये हुंकार इस किसान पद यात्रा से कांग्रेसियों ने भरी। किसानों के विरोध में जो निकाला है उससे हमारा महाराष्ट्र का किसान हतबल हो गया। लोकशाहीर साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे इनकी जयंती 1 अगस्त को मनाई जाएगी। इस अवसर पर गुरुवार को मातंग समाज स्वाभिमान परिषद का आयोजन विदर्भ लहुजी शक्ति सेना के तत्वाधान में किया गया है, जिस पर शनिवार को एक पत्र वार्ता में प्रकाश डाला गया। दिनांक 30/7/15 अण्णाभाऊ साठेची जयंती 1 ऑगस्टला अण्णाभाऊ साठेच्या जयंतीनिमित्त 30/7ला मातंग समाज स्वाभिमान परिषदचं आयोजन विदर्भ लहुजी सेना आणि लाडबुद्धा टीव्हीच्या वतीने मातंग समाज स्वाभिमान परिषदेचं 30/7ला आयोजन करण्यात आलेलं आहे। हे आयोजन की बाबा मातंग समाज भारताला स्वातंत्र्य मिळून 67 वर्षे झाले, परंतु या समाजाची सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिती पाहिजे त्या प्रमाणात बदलली नाही। अजूनही या समाजाचं जे परिस्थिती फार हलाखीची आहे, या समाजाची परिस्थिती शासनासमोर आम्ही एक घराणं मांडण्यासाठी ह्या समाज स्वाभिमानानं जगला पाहिजे, राहिला पाहिजे, याच्यासाठी या स्वाभिमान परिषदेचं आम्ही आयोजन केलेलं आहे। एकमेव उद्देश हेच आहे की अण्णाभाऊ साठेच्या जयंती पर्वावर 1 ऑगस्टला जो जयंती आहे त्या जयंती निमित्त आम्ही 30 तारखेला स्वाभिमान परिषदचं आयोजन केलेलं आहे आणि या स्वाभिमान परिषदला पूर्ण विदर्भातून हजारोच्या संख्येने मातंग समाज उपस्थित राहणार आहे आणि या स्वाभिमान परिषदेला या कार्यक्रमाचे उद्घाटक माननीय सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमारी बडोले साहेब, अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे साहेब आणि लाडबुद्धा टीव्हीचे सर्व सेवा संचालक भैयाजी खरकर साहेब या आणि संचालक कैलास मोरे, अमरावती जिल्हा संचालक कैलासजी मोरे साहेब या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत। श्री स्वामी समर्थ केंद्र दिंडोरी द्वारा निर्मित मराठी चित्रपट देऊळ बंद का प्रदर्शन गुरु पूर्णिमा के पर्व से सिनेमाघरों में होने जा रहा है। फिल्म देऊळ बंद में महेश मांजरेकर, मोहन जोशी, आदेश बांदेकर, निवेदिता सराफ, प्रसाद ओक, सुनील बर्वे, डॉक्टर मोहन आगाशे आदि कलाकारों ने उम्दा अभिनय किया है। भगवान को ना मानने वाले शास्त्रज्ञों की कहानी है देऊळ बंद। दिंडोरी प्रणीत आध्यात्मिक सेवा केंद्रातर्फे देऊळ बंद हा जो सिनेमा सर्वत्र 31 जुलैपासून प्रदर्शित होतो आहे तो आपण सर्वांनी जरूर पाहावा आणि एक अध्यात्माच्या वाटेवर चालण्यासाठी प्रत्येक जण उद्युक्त व्हावा। नास्तिक असलेला मनुष्यही एक देवाच्या वर श्रद्धा ठेवून आपल्या आयुष्यामध्ये कसं मार्गक्रमण करतो याचं सुंदर चित्रण या चित्रपटामध्ये आहे। त्यामुळे हा चित्रपट सर्वांनी जरूर बघायचा आहे आणि ह्याचं जे काही देणगी मिळत राहील ते जे सगळा फंड आहे तो मोरेदारांच्या स्मरणार्थ त्र्यंबकेश्वर येथे जे कॅन्सर हॉस्पिटल निर्माण होत आहे त्यासाठी त्याचा विनियोग होणार आहे। त्याच्यामुळे या चित्रपटावरचा आस्वाद आपल्याला घेता येईल। अनेक मान्यवर कलाकार त्यामध्ये आहेत आणि त्यांच्या सुंदर अभिनय आपल्याला बघता येईल। महाराजांच्या स्वामी समर्थ महाराज काय आहे हे आपल्याला आकलन होईल आणि याद्वारे आपण एक फुल ना फुलाची पाकळी म्हणून जी आपण देणगी मूल्य देत आहात त्याचा अनेक गरजू लोकांना, अनेक रुग्णांना भविष्यामध्ये उपयोग होईल। ह्या सगळ्यांचा एक एकत्रित विचार करून हा चित्रपट जरूर सर्वांनी चित्रपटगृहात जाऊन बघावा
अमरावती येथे राजलक्ष्मी टॉकीजमध्ये 31 जुलै ते 6 ऑगस्टपर्यंत 4ही शोमध्ये हा चित्रपट उपलब्ध आहे। शहर के संतोषी नगर क्षेत्र की सड़कें खराब हालत में पहुंच चुकी है। अब तो ये रास्ते पैदल चलने लायक के भी नहीं, ऐसी शिकायत यहाँ के निवासियों की है। शहर के संतोषी नगर के सड़कों का बड़ा बुरा हाल है। इस क्षेत्र की सड़कें बदतर से बदतर हालात सह रही है, लेकिन यह बदहाली इस प्रभाग के नगर सेवकों को नहीं दिखती। कईयों बार बच्चे इन सड़कों पर के गड्ढों में गिरकर घायल हुए हैं। कईयों बार इस खराब सड़क की शिकायतें की गई, लेकिन कोई नहीं सुनता, ना मनपा ना नगर सेवक। यह शिकायत संतोषी नगर निवासियों की है। समजते नाही काय बस एवढं घेतलं तर करून टाकते। श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ की ओर से श्री पार्श्वचंद्राजी महाराज और पद्मचंद्राजी महाराज के चातुर्मास का आयोजन किया गया है। सारे शहरवासियों के कल्याणार्थ यह आयोजन जैन श्रावक संघ ने किया है। इस धार्मिक आयोजन का चातुर्मास प्रवेश शनिवार को हुआ। उपाध्याय श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज के प्रवचन प्रभावक डॉक्टर श्री पद्मचंद्र जी महाराज आदि थाना 7 का चातुर्मास प्रवेश शनिवार को हुआ। शनिवार की सुबह विधिवत यह चातुर्मास प्रवेश कार्यक्रम हुआ। इस अवसर पर अंबापेट स्थित स्थानक भवन से महाराज की भव्य विहार शोभा यात्रा निकाली गई। असंख्य जैन धर्मीय भाविक धार्मिक जल्लोष करते इस विहार यात्रा में शामिल हुए थे। तत्पश्चात यह विहार यात्रा बडनेरा रोड स्थित स्थानक भवन पहुंची, जहां विधिवत चातुर्मास प्रवेश कार्यक्रम हुआ। तत्पश्चात महाराज शाह ने धार्मिक उद्बोधन कर महामांगलिक कार्यक्रम किया। सभी शहरवासी इस चातुर्मास का लाभ ले, यह अपील श्री वर्धमान स्थानकवासी जैन श्रावक संघ द्वारा की जा रही है। ये जयमल जैन संघ ये काफी 300 साल पुराना है। जयमल जी की 307वीं जयंती अभी हमने जलगांव में मनाई और जयमल जैन संघ एक संप्रदाय सबको लेकर चलने वाला है। सभी संप्रदाय को साथ में लेकर एक जयमल संघ तैयार हुआ है और हमें खुशी है कि जयमल संघ के जो अभी सेवाभावी अभी जो डॉक्टर पद्ममुनि जी वो मैनेजमेंट के प्रमुख है, जो विशेष करके धार्मिक के साथ में सामाजिक काम में उनकी रुचि अच्छी है, जिससे जैन धर्म की एकता भंग न हुए और विश्व में जैन धर्म का नाम उज्जवल हुए, ऐसी उनकी उस पर उनकी खास श्रद्धा है। उस मुताबिक वो जयमल जैन संघ के थ्रू विश्व में जैन धर्म के जो अहिंसा और सेवा भावना, ये जो मुख्य सत्य अहिंसा सेवा, ये मुख्य जो 3 बिंदु है, उनको महत्व देकर अखे जैन धर्म का प्रचार हुए और मानव लोगों का कल्याण हुए, ऐसी उनकी धारणा है। हमारे जलगांव में 2014 का ऐतिहासिक चातुर्मास डॉक्टर उपाध्याय प्रोफेसर पार्श्वचंद्र साहब, डॉक्टर श्री पद्मचंद्र साहब आदि थाना 7 का ऐतिहासिक चातुर्मास 2014 को संपन्न हुआ। इसी गुरुदेव डॉक्टर पद्मचंद्र जी महाराज साहब के सानिध्य में ध्यान संस्कार सभी अच्छे धर्म से विदित हुए और आपके माध्यम से जलगांव में एक समणी सेंटर का निर्माण चालू हुआ। आपका हमेशा यही उद्देश्य रहा, शिक्षा प्रचार, चिकित्सा प्रचार और सभी संप्रदाय को एक साथ में जोड़ने का सबसे बड़ा योग्य प्रदान रहा। आपने विश्व के सबसे पहले जैन कैलेंडर आपने शुरू किया। जैन पद्मोदय कैलेंडर के नाम से आज विख्यात है और विश्व का पहला कैलेंडर जैन कैलेंडर आपने ही डॉक्टर पद्मचंद्र महाराज साहब ने शुरुआत किया और समणी
और अपना स्थानकवासी में समणी वन का आपने ही पहला विधान प्रारंभ किया और समणियों को विदेशों में भेज के धर्म के प्रचार में आपने बहुत धर्म का प्रचार करके धर्म की एकता को धर्म का स्वरूप बनाया। और अभी भी 2 समणी जी ग्रंथ अमेरिका में आज के दिन वहाँ पर 2 महीने का चातुर्मास है और जगह जगह पे समणी वन को धर्म जगह जगह भेजकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे महान संत को मेरा कोटि कोटि वंदन। आचार्य जयमल परंपरा के पूज्य पार्श चंद जी महाराज साहब एवं प्रवचन प्रभावक पदम चंद जी महाराज साहब, जिनका पिछले दिनों जलगांव चतुर्मास था, इनके इस वर्षावास के लिए हमारे संघ के सभी पदाधिकारियों ने और कार्यकारिणी सदस्यों ने अथक प्रयास किया और बार बार गुरुदेव के चरणों में विनंती की कि आप अमरावती पधारे एवं आपके ज्ञान ध्यान को अमरावती वासियों को लाभ मिले। इसके लिए हम गुरुदेव के पास में जलगांव गए और उस प्रयास में हमें सफलता मिली। सफलता मिलने के पश्चात गुरुदेव का आज आगमन हमारे स्थानक भवन में हो चुका है। 30 तारीख से ये चातुर्मास की प्रारंभ होने जा रहा है और करीब 25 नवंबर तक ये चातुर्मास चलेगा। इस चातुर्मास में 8:45 बजे से 10 बजे तक गुरुदेव का उद्बोधन रहता। इस उद्बोधन में मानव जीवन को हम कैसे सफल बनाएं, भगवान महावीर की वाणी को जीवन में कैसे आत्मसात करें और उस आत्मार्थी बनने के लिए हमारे क्या उपाय है और किन कारणों से मनुष्य दुर्गति में जाता है, इन सभी का समावेश गुरुदेव के प्रवचन में रहता है। और उसी तरह जो उपाध्याय पूज्य पार्श मुनि जी महाराज साहब है, वे तपस्वी है। लगभग 55 वर्षों का उनका दीक्षा पर्याय है और 55 वर्षों के अनुभव को वे हमारे अमरावती वासियों को बांटने आ रहे हैं और उनके सानिध्य में रहकर हम ज़्यादा से ज़्यादा धर्म आराधना कर सके, इस उद्देश्य से संघ ने ये प्रयास किया और उसमें हमें सफलता मिली। इस सभी आयोजन पर सभी धर्म प्रेमी भाइयों और बहनों से निवेदन है कि प्रत्येक कार्यक्रम में पधार कर सेवा का लाभ देवे और अपने जीवन को कैसे सफल बनाए, इसके ऊपर आत्मसात करें। गुरुदेव के प्रवचन श्रावक धर्म, 12 व्रत और जीवन को कैसे संस्कारित करे और आज जो परिवार, संयुक्त परिवार टूटते हुए नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर भी गुरुदेव का बहुत सुंदर उद्बोधन रहता है। और इस उद्बोधन में अधिक से अधिक संख्या में आप भाग लेंगे तो आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा और आप अपने जीवन को सफल बनाने में सफल हो जाएंगे। उसी तरह इस चातुर्मास काल में इनके जो पूर्व आचार्य हैं और पूज्य गुरुदेव जो है, इनकी सभी जन्म जयंती और सभी मनाई जाती है और इस जयंती के उपलक्ष्य में भी काफ़ी कार्यक्रम हम रहते हैं और विशेष करके इनकी जयमल जयंती का प्रोग्राम 3 दिन का रहता है। 25, 26, 27 और 28 ये 4 दिन जयमल जयंती का हम मनाने जाएंगे। इसमें बाहर गांव से, चेन्नई से, बेंगलोर से इत्यादि स्थानों से धर्म प्रेमी भाई और बहनों यहाँ पर अमरावती में बड़ी तादाद में पधारेंगे, जिनकी निवास की और भोजन की व्यवस्था अमरावती श्री संघ की ओर से की जाएगी। तो बाहर गांव से पधारे हुए सभी बाहर गांव से वालों से भी विनंती है कि इस कार्यक्रम में उपस्थित रहकर इसे सफल बनाएं। धन्यवाद। हम सबको बहुत प्रसन्नता का विषय है कि जैसे हमारे जैन धर्म में चातुर्मास का एक अनन्य साधारण महत्व है और उस परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष हमारे जयमल गच्छ के आचार्य शुभचंद जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती पारस मुनि जी महाराज साहब एवं पदम मुनि जी महाराज साहब हम सबको जीवन की राह दिखाने के लिए, एक सन्मार्ग दिखाने के लिए यहाँ पर पधारे हैं और हम सबको विश्वास है कि उनके पावन सानिध्य में सारा सकल जैन समाज उनके प्रवचन का लाभ लेकर अपने जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन लाने का प्रयास करेगा और हम लोग सब जहाँ हैं वहाँ से कुछ न कुछ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। और सभी समाज बंधुओं से मेरा निवेदन है कि वे इस चातुर्मास में यहाँ पधार कर अपने जीवन के अमूल्य क्षणों को सार्थक करें और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पधारने का। बुधवार स्थित सैतवाल दिगंबर जैन मंदिर में चातुर्मास की शुरुआत शनिवार से हो गई। जैन मुनिवर श्री सुवीर सागर जी महाराज यहाँ चातुर्मास हेतु पधारे हैं, जिनके केशलोचन का कार्यक्रम शनिवार को हुआ। जैन मुनिवर किसी भी शस्त्र का प्रयोग नहीं करते,
फिर वो बाल काटना हो या दाढ़ी बनाना, यह तपस्वी अपने बाल वैसे ही उखाड़ लेते हैं, जिसे केशलोचन कहा जाता है। यह कार्यक्रम शनिवार को बुधवारा जैन मंदिर में संपन्न हुआ और चातुर्मास की शुरुआत भी हो गई। आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के शिष्य श्री सुधीर सागर जी महाराज, इनका बुधवारा सैतवाद जैन मंदिर में चातुर्मास हेतु 22 तारीख को नांदगांवपेट से अमरावती के लिए आगमन हुआ। बैंड बाजे के साथ उन महाराज को यहाँ बुधवारा मंदिर लाया गया। 2 तारीख को उनकी कलश स्थापना है। यहाँ का जो चातुर्मास है उस निमित्त उनका प्रवचन माला भी आयोजित की जाएगी। यह केशरोज यानी केश यानी बाल और लोच म्हणजे निकालना, बाल जो है ये हाथ से निकालना, उनके लिए ना ब्लेड ना वस्त्रा ना कैंची का उपयोग करते हुए वो बाल सबके सामने स्वयं दाढ़ी के भी हो वो भी अपने हाथ से ऐसे खींच के निकालते हैं। ऐसा परित्याग यह जैन धर्म में है। एक परित्याग यह केशरोज का है। उसी तरह हमारे दिगंबर मुनि महाराज यह कपड़े न पहनते हुए बगैर कपड़े के रहते हैं। सोने के लिए बिछोना का उपयोग करते नहीं है, खाली पटिया का उपयोग करते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु का आज केशरोज है। केशरोज के उपलक्ष्य में आज उनका दिन भर का उपवास रहेगा, निर्जल रहेगा, पानी सुद्धा नहीं लेंगे। चलिए अब देखते हैं आज का कार्टून कोना। आइए अब करते हैं मौसम समीक्षा, देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहा। बात करें रविवार की तो रविवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा, यह अनुमान मौसम विभाग का है। तो दर्शकों, इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देंगे बुलेटिन को विराम। बुलेटिन को विराम देने से पूर्व नजर डालेंगे बुलेटिन के हेडलाइंस पर। केरल और बिहार के पूर्व राज्यपाल रासू गवई ने नागपुर अस्पताल में ली अंतिम सांस। मुख्यमंत्री समेत सभी ने व्यक्त की दुखद संवेदनाएं। रविवार की दोपहर ग्राम दारापुर में होगा रासू गवई के पार्थिव पर अंतिम संस्कार। राज्य सरकार ने सशर्त हटाया लोकल बॉडी टैक्स। मनपा को प्राप्त हुआ आदेश पत्र। 50 करोड़ से ज्यादा का व्यापार करने वाले व्यापारियों को लागू रहेगा एलबीटी, तो छोटे व्यापारियों को 1 अगस्त से मिलेंगे एलबीटी से मुक्ति। मुंबई से अमरावती लाया गया उन तीनों बच्चों को पुलिस और बच्चों के अभिभावक शनिवार की सुबह पहुंच गए अमरावती। तीनों बच्चे हैं सही सलामत। शहर के विलासनगर मार्केट की एक साथ 4 दुकानें फोड़ी चोरों ने। शहर में चोरियों के सत्र का है भय व्याप्त। पुलिस पर लापरवाह होने का आरोप लगा रहे हैं शहरवासी। शहर में अचानक से बढ़ गई है आपराधिक गतिविधियां। अब लेते हैं आपसे विदा। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती और हमारा दूरभाष क्रमांक है 2570-326। हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। अपने शहर के
हर ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए अमरावती का नंबर 1 न्यूज चैनल सिटी न्यूज। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों को लेकर फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।